इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारी रगों में दौड़ता है, हमारे नामों में गूंजता है। मैं एक राठौड़ हूँ और जब हमने हमारे कुल के इतिहास को जानने की इस जर्नी को शुरू किया, तब हमें पता चला कि हम सिर्फ एक वंश नहीं है, हम एक परंपरा है। और हर एक वंश की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग लड़ाई है, अपना एक अलग बलिदान है। और अब जब हमने ये सफ़र शुरू कर ही दिया है, तो हम इस सफ़र में न सिर्फ अपने कुल की, बल्कि हमारे जैसे कई दूसरे कुल, हजारों ऐसे कुल जिन्होंने अपने बलिदान, अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है, उनको जानने और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम जिस कुल के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा कुल है जिसे समुद्र की लहरों के जैसा विशाल माना गया है, जिसे समुद्र की लहरों के जैसा तेज माना गया है। एक ऐसा कुल जिसके बारे में कहा गया है, खोगा ना गोहिल, समुद्र ना वीर, ज्यां ताजे तलवार त्या दुश्मन कांपे तीर। द माइटी गोहिल्स या गंगाजलिया गोहिल, इनके बारे में किसने नहीं सुना? या ऐसा कौन है जिसने इनके घोड़े की टापों और तलवारों के शौर्य के बारे में नहीं सुना? जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो 1930 में टाइम्स ऑफ इंडिया में रूलिंग प्रिंसेस एंड चीफ्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उसमें कहा था कि भारत की विशाल और प्राचीन भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर किंवदंतियां, रोमांस, शौर्य और इन सब में से तेजी का प्रदर्शन यदि कहीं पर हुआ तो वो है वल्लभी, जो गुजरात के अंदर है। उसी वल्लभी साम्राज्य के गोहिलों ने जब गुजरात के एक हिस्से में एक जगह है जहां पर अपना नाम और यश गाथा लिखी, उसका नाम है गोहिलवाड़। आज हम चर्चा करेंगे उसी गोहिलवाड़ में। वो गोहिल जो कभी सेनानी थे, कभी सेनापति रहे, कभी राजा बने, अनेकों युद्धों में शौर्य का प्रदर्शन किया, चाहे वो सेजक जी गोहिल हो, राणो जी गोहिल हो, मोखड़ा जी गोहिल हो, जिन्होंने तुगलक की सेना के सामने डटकर मुकाबला किया, जिनमें उनका सर कहीं और कटा और धड़ कहीं और गिरा। हमीर जी गोहिल, सोमनाथ के उस भव्य मंदिर के जब विनाश की बात आई तो हमीर जी गोहिल एक दीवार की तरह एक युवा खड़ा हो गया और अपने प्राणों की आहुति दी। इसी गोहिल डायनेस्टी के बारे में या गोहिल वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो अनेकों ऐसे लोग हैं जो भावनगर, राजपीपला, लाठी, पालीताना और अनेकों शहरों और अनेकों गांवों में बसे हैं, जिन्होंने कई 100 सालों तक बहुत बड़ा राज किया और लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि व्यक्ति को, पुरुष को, राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह का बनना चाहिए। हम उन्हीं गंगाजलिया गोहिलों की आज बात करेंगे और उनके उद्भव और उनके वर्तमान के प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास की सबसे महान कहानियां अक्सर बहुत अनसुने स्थानों से शुरू होती है और गोहिल वंश की शुरुआत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ईयर 542 में एक घने जंगलों में गुफा के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था मोहिद्देसुर गुहादित्य, जिन्हें हम आगे चल के गोहिल नाम से जानते हैं। और इन्हीं से शुरू होता है गोहिलों का इतिहास। गोहिल ने गुजरात के उत्तर में ईडर नाम के स्थान पे घने जंगलों में अपने राज्य की स्थापना की और वहीं से उनके वंशजों ने आगे बढ़कर अपने साम्राज्य को आगे ले जाते हुए कई महान रियासतों की स्थापना की, जैसे कि मेवाड़, सौराष्ट्र और मारवाड़। उसी गुहादित्य की संतति ने 734 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और चित्तौड़ के अलावा मेवाड़ में और बाकी हिस्सों में उनका राज्य रहा। और भारतीय इतिहास में बप्पा रावल एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे जिन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हम उन्हें भुला सकते। 734 से बप्पा रावल और उनके वंशजों ने वहां पर शासन किया। उनकी 11th जनरेशन में नरवाहन हुए उनके पुत्र, उनके सन्स। अराउंड 970s में मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ, बाड़मेर के पास लूणी नदी के किनारे एक बहुत छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं खेड़गढ़। उस खेड़गढ़ के पास आज भी एक छोटा सा टाउन है या गांव है जिसका नाम है गोहिलों की ढाणी। वहां पर 973 से अराउंड 12th सेंचुरी तक गोहिलों ने शासन किया। जब गोहिलों ने वहां पर शासन किया तो लगभग 20 पीढ़ियों ने उस पर अपना राज किया और वो एक शाखा वहां पर निरंतर चलती रही। वो एक ऐसा दौर था जब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह गोहिलों का शासन था या फिर उनके वंशजों का शासन था।
गोहिलों ने 200 वर्षों तक मेवाड़ और मारवाड़ पर राज्य किया। पर हर वंश की कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जब समय परीक्षा लेता है, और गोहिलों के साथ ऐसा ही हुआ। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। गोहिलों ने बड़ी वीरता से, पराक्रम से उनका सामना किया, लेकिन अंत में महिलाओं को जौहर करना पड़ा और पुरुषों को वीर गति का सामना करना पड़ा। लेकिन इस संग्राम से गोहिलों का वंश समाप्त नहीं हुआ। बप्पा रावल जी की 13वीं पीढ़ी में हुए हमीर सिंह जी गोयल ने चित्तौड़ को नया जीवन दिया, और वहीं से गोहिलों ने नया नाम लिया सिसोदिया। और जब चित्तौड़ उजड़ा 1559 में, तब नई राजधानी बनी उदयपुर। राठौड़ों के आगमन के बाद खेड़गढ़ से गोहिल वापस सौराष्ट्र की तरफ लौट गए, और जो लौटे उनमें थे सबसे पहले, उन पुरुष का नाम था सेजक जी। सेजक जी गुजरात में और सौराष्ट्र में गोहिलों के पितृ पुरुष माने जाते हैं, और वो बहुत बड़े योद्धा रहे। और अपनी लोगों के साथ जब वो वहां पर आए तो उन्होंने अन्हिलवाड़ा पाटन के सिद्धराज सोलंकी के साथ मिलकर उन्होंने, और बाकी जूनागढ़ के जो राजा थे राव महिपाल, उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़े काम किए, उनके राइट हैंड रहे। और फाइनली उन्हें शाहपुर में 24 गांवों की एक जागीर मिली, जिसका नाम उन्होंने सेजकपुर रखा। तो गोहिलों की जो बाद में पहली राजधानी बनी सौराष्ट्र में, उसका नाम था सेजकपुर। इन्हीं सेजक जी के बेटे हुए सोमराज, जिनके 2 सन हुए शाहजी और सारंगजी, जो बाद में पालीताना और लाठी, इन 2 अलग अलग रियासतों का निर्माण इन दोनों लोगों ने किया। सोमराज जी के एक भाई थे जो मूलराज जी थे, जो सौरठ के गवर्नर थे। उन्होंने एक स्वतंत्र छोटा सा राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था घोघा, और उस घोघा की राजधानी उन्होंने रखा पीरमबेट या पीरम, जो खंबात की खाड़ी या कैम्बे के पास में है। 1290 में उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद उनके सन राणो जी ने उसे टेक ओवर किया। उनके सन बड़े प्रतापी थे, और उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बनाई, जिसे कहते हैं राणपुर। बट अनफॉर्चुनेटली कांस्टेंट इन्वेजन से और फाइनली 1309 में राणो जी की डेथ हो गई। राणो जी का बच्चा मोखड़ा जी, जिन्होंने अपने ननिहाल में बड़ी मुश्किलों से और संघर्षों में समय गुजारा, फाइनली जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उमराला को जीत लिया, और उसके अलावा उन्होंने पीरम बेट या पीरम आइलैंड को वापस ले लिया। पीरम आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैम्बे की उस बे से जितने भी ट्रैफिक आता था, मीन शिप्स का, उस पे वो हमेशा टैक्स वसूलते थे। और उसी टैक्स वसूली के कारण उस टाइम जो दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक, उन्होंने उसके साथ वाले जो लोग थे उनके जहाज़ों से भी उन्होंने टैक्स वसूला, और वो हमेशा बहुत एडमेंट और स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन रहे। फिर फाइनली 1347 में मोखड़ा जी का मोहम्मद तुगलक की सेना के साथ सामना हुआ। मोखड़ा जी ने भयंकर तरीके से उनका प्रतिरोध किया, और उनका सर घोघा में कटा, और उनका जो धड़ है वो 20-21 किलोमीटर दूर खादरपुर में जाकर गिरा। सो मोखड़ा जी की पूजा दोनों जगह होती है, और मोखड़ा जी के इस पूजा के साथ साथ आज भी जो भी शिप्स वहाँ पीरम से निकलते हैं, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि ले मोखड़ा हनुमान थारो दान, मतलब वो हमेशा उन्हें अपना एक टैक्स ऑफर करके जाते हैं। मोखड़ा जी एक बहुत बड़े पुरुष रहे हैं, जो गोहिलों के इतिहास में बहुत फेमस और प्रसिद्ध रहे। मोखड़ा जी की 2 अलग अलग पत्नियां थी। एक पत्नी से डूंगर सिंह जी हुए, और जिनके वंशज बाद में जिन्होंने भावनगर बसाया। मोखड़ा जी की एक दूसरी पत्नी थी जो राजपीपला से थी, और उनका जो बेटा हुआ मोखड़ा जी का, राजपीपला में कोई संतान ना होने की वजह से वो अपने मामा के घर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने गोहिलों के शासन को स्थापित किया। राजपीपला की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि राजपीपला खंबात की खाड़ी के उस तरफ है, और बहुत स्टेबल राज्य रहा है। उन्होंने भी मुगलों और बाकी कई लोगों से बहुत सारे संघर्ष किए, पर राजपीपला की हिस्ट्री के अंदर बैरीसाल सिंह जी महाराजा हुए, जिन्होंने हरसिद्धि माता की मूर्ति वो महाकाल उज्जैन से लेकर आए और हरसिद्धि मंदिर की स्थापना की। और रिसेंटली बैरीसाल सिंह जी की एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्टैचू हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में स्थापित की गई। राजपीपला इसलिए भी फेमस है क्योंकि इंग्लैंड में जहाँ पर आज हम हैं,
यहाँ पे जो सबसे फेमस जो डर्बी रेस होती है, उस एप्सम डर्बी के रेस के अंदर राजपीपला के जो प्रिंस थे विजय सिंह जी, उनका घोड़ा जीता विंडसर। और ये उस दौर में, उस जमाने में एक बहुत बड़ी घटना थी। और राजपीपला फैमिली या राजपीपला के गोहिलों का नाम यहाँ के एलीट क्लास में सबको पता था कि ये एक ऐसी फैमिली है जिनके पास ऐसा घोड़ा है जो एप्सम डर्बी जीत सकता है। ये थी राजपीपला की बात। भगवान शिव के मंदिर सोमनाथ को दुनिया में कौन नहीं जानता। सोमनाथ के मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह से रहा, लेकिन फिनिक्स की तरह हजारों बार टूटने के बाद वापस बनने का और अपने पूरे यौवन पर उखरने का जो इतिहास सोमनाथ का रहा, वैसा इतिहास कहीं नहीं रहा। सोमनाथ की इसी कहानी में के मुंशी जी, जिन्होंने लिखा था सोमनाथ द श्राइन अनंत, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया। उन्होंने एक घटना को बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा और जो गुजरात के और भारत के हजारों हिस्टोरियंस और लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर छाई है, और वो है हमीर सिंह गोहिल। हमीर सिंह गोहिल लाठी राज परिवार से आते हैं और एक युवा और मदमस्त तरीके के व्यक्ति थे, जिन्होंने सोमनाथ के इतिहास के अंदर वो चैप्टर लिखा जो हमेशा रहेगा। जब भी आप सोमनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं तो सोमनाथ मंदिर के बाहर आपको घोड़े पे सवार हमीर सिंह जी गोहिल लाठी की एक स्टैचू मिलेंगी, और आपको विस्मय होगा कि उसका कारण जानकर। जब वो अपने घर पर परिवार के साथ आनंद से खेल कूद रहे थे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, तो उन्हें उनकी भाभी ने उलाना दिया कि तुम यहाँ खेल रहे हो और तुम्हें पता है कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए दिल्ली और अहमदाबाद की सेनाएं आ रही है। इतना सुनकर वहां से राजकुमार हमीर सिंह, जो बहुत युवा अवस्था में 16 या 18 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी, वो प्रभास पाटन जहाँ सोमनाथ स्थित है वहां के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकात की। इवन रास्ते में उन्हें भील सरदार वेगड़ा जी मिले। वेगड़ा जी से उन्होंने चर्चा की। वेगड़ा जी की पुत्री का विवाह युवराज से हुआ, और इस विवाह के पश्चात वहां के काफी सारे भील और दूसरी जातियों के लोग उनके साथ निकल पड़े। सोमनाथ की गलियों में और सोमनाथ के मंदिर के सामने और सोमनाथ के शिवलिंग के सामने भयंकर दुर्धर्ष युद्ध हुआ, भयंकर वॉर हुआ, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग मारे गए और काटे गए। और हमीर सिंह जी गोहिल ने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग दिया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। भारतीय जनमानस उस उत्सर्ग को, उस त्याग को भुलाता नहीं है। और इसीलिए आज भी जब भी सोमनाथ मंदिर में के ऊपर जब ध्वजा चढ़ती है तो सबसे पहले उस ध्वजा को हमीर सिंह गोहिल के स्टैचू के पास ले जाकर उनके पास रखा जाता है और उसके बाद सोमनाथ के मंदिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसी जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कोई आए ना आए, पर हूं जाइश सोमनाथ ने सखा थे। तो जो उनके पास ये डेडिकेशन था कि मेरे साथ चाहे कोई आए ना आए, लेकिन मैं सोमनाथ की रक्षा के लिए सोमनाथ जाऊंगा, वो डेडिकेशन उन्हें भारतीय इतिहास में अजर और अमर कर गया और लाठी राज परिवार, लाठी के गोहिलों को अजर अमर कर गया। मैं लंदन में जब भी अल्पनाबा और नीलेश अंकल से मिलता हूं तो जो पहला ख्याल मेरे मन में हमेशा आता है वो लाठी का आता है। लाठी गोहिलों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और 13वीं सेंचुरी से गोहिल वहां पर स्थापित हैं। और उसी लाठी में सूर सिंह जी गोहिल हुए 1874 में। और वही सूर सिंह जी गोहिल जो कुछ समय के बाद बहुत पॉपुलर हो गए और जिन्हें गुजरात में या गुजराती हिस्ट्री में या गुजराती लिटरेचर में उन्हें कहा गया कवि कलापी। कवि कलापी का नाम अजर और अमर कई कारणों की वजह से है। वो एक राज परिवार में जन्मे जिन्होंने गुजराती, संस्कृत, फारसी, पर्शियन और बाकी दूसरी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस को उन्होंने सीखा और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। दूसरा, उन्होंने गुजराती साहित्य के अंदर अराउंड 250 पोएम्स, 1500 वर्सेस, 900 लेटर्स, 4 नॉवेल्स और बहुत सारा गुजराती लिटरेचर लिखा। उन्होंने अपने कश्मीर के प्रवास के बारे में, उन्होंने हिस्ट्री की दूसरी चीज़ों के बारे में, रोमांस के बारे में, गजलों के बारे में जो नवाचार और नए इनोवेशंस किए, वो उस दौर में, उस जमाने में काबिल तारीफ है। आज का जो गुजराती लिटरेचर है वो कवि कलापी के बिना आत्मा का एक शरीर है। और कवि कलापी ने ये सारा काम
सिर्फ 26 साल की उम्र तक किया। उनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आई और वो 26 साल जीवित रहे और फाइनली इस धरती को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन 26 साल की उम्र में जो उन्होंने काम किया वो गुजराती इतिहासकार, गुजराती लिटरेचर पढ़ने वालों के लिए उन्होंने एक बहुत जबरदस्त और बड़ा और अमेजिंग काम किया। माइटी गोहिल्स गोहिलवाड़ में कहां नहीं घूमे, सेजकपुर, उमराला, सीहोर। फाइनली 1723 में भाव सिंह जी ने वड़वा गांव के पास, जो सीहोर से अराउंड 20 किलोमीटर था और सी के किनारे था, वहां पर एक शहर की स्थापना की जो भावनाओं का शहर है, जिसे भावेना शहर कहते हैं और जिसे आज हम कहते हैं भावनगर। वो एक बहुत बड़ा विजनरी डिसीजन था, क्योंकि उस जगह पोर्ट बनाने के बाद भावनगर में जो टैक्सेशन है या बाकी चीजें हैं उनमें जबरदस्त उन्नति हुई। पोर्ट बनने के बाद सी रूट से अफ्रीका, सिंगापुर, जंजीबार और जो बाकी अलग अलग फारस की कंट्रीज थे, वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस का आदान प्रदान हुआ। टैक्सेशन और रेवेन्यू बढ़ा और टैक्सेशन और रेवेन्यू बढ़ने से जो वहाँ का उनका साम्राज्य था वो बहुत बड़ा स्टेबिलिटी की तरफ गया। आपके पास जब पैसा आता है तो आप उसे लोगों के लिए और जन कल्याण के लिए खर्च करते हैं, जो भावनगर और उनकी राजवी परंपरा में हमेशा लक्षित रहा है और आपको उनकी सबकी एक्टिविटीज में दिखेगा। 1723 में भावनगर का एस्टेब्लिशमेंट के बाद 1772 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय वक्त सिंह जी अटा भाई वहां के महाराजा बने। अटा भाई एक बहुत फियरसेस्ट फाइटर रहे हैं और भावनगर का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको एस्टेब्लिश करने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पूरी लाइफ 1772 से 1816 तक हमेशा युद्ध लड़े और युद्ध के मैदानों में खड़े दिखे। उन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े। उन्होंने बाबियों के खिलाफ, जो जूनागढ़ के थे, उनके खिलाफ युद्ध लड़े। उन्होंने गायकवाड़ों के खिलाफ वॉर लड़े और इसके अलावा एक बहुत फेमस वॉर रहा है जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और काठियावाड़ और गोहिलवाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है चीतल का वॉर। चीतल का वॉर गोहिल मतलब लाठी, पालीताना, भावनगर, इन सब की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनकी तरफ से, दूसरी तरफ काठी दरबारों की फोर्स थी जो उस दौर के बहुत फियरसेस्ट फाइटर थे, जो हमेशा घोड़ों के बहुत बड़े दल के साथ चला करते थे। चीतल के फोर्ट को इन्होंने 6 महीने से ज्यादा तक घेर के रखा। फाइनली जब काठी दरबारों के जो तोपें थी उनके कारण गोहिल्स उनके क्लोज नहीं जा पाते थे, फाइनली उन्होंने उसका तोड़ निकाला और 6 महीने के बाद उन्होंने उस चीतल के वॉर में उस किले पे फतेह पाई। उसके बहुत दूरगामी और परिणाम निकले। उन दूरगामी परिणाम ये हुआ कि जो गोहिलों की जो पावर थी जो सौराष्ट्र में, वो उन्होंने बड़ी वेल एस्टेब्लिश कर दी। राजूला हो, कुंडला हो, महुआ हो, त्रापज हो, बोटाद हो, या फिर बाकी जो अलग अलग छोटे छोटे वहाँ के आसपास के टाउन्स थे, वहाँ पर गोहिलों ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। और गोहिलों में जो ये सत्ता स्थापित हुई, उससे एक बहुत फाइन लाइन डिफाइन हो गई कि काठी दरबार और बाकी स्टेट्स कहाँ हैं और गोहिल्स कहाँ रूल करेंगे। और उससे एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मिली जो 1947 तक भावनगर महाराजा जी के पास रही। और वही अटा भाई ने बहुत सारे वॉर्स के बाद में फाइनली जब सबको अपना सबड्यू कर दिया, उस सबड्यू करने के बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसे तख्त सिंह जी आए, तो तख्त सिंह जी ने एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर या तख्तेश्वर मंदिर के निर्माण पर और बाकी सारी चीज़ों पर उन्होंने कामकाज किया। उनके अराउंड 1900 में एक बहुत बड़ा फेमीन या अकाल आया जिसके अंदर भावनगर राज परिवार ने पूरे राज्य की भरपूर मदद की। और उन्हीं वॉर्स के टाइम में जो अलग अलग गाँव के जो लोग होते थे वो जब इकट्ठा होकर आते थे तो उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, जो उनकी भायात थी, जो उनके ब्रदर्स थे या उनका जो ब्रदरहुड था, उसको उन्होंने आपस में जोड़कर बहुत इंटैक्ट रखा। ये स्टोरी बहुत सालों चलने के बाद उसमें कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी रहे हैं जिन्हें इतिहास हमेशा बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखता है। उसमें एक शानदार स्टोरी है, ईश्वरदान गढ़वी ने उस पर बहुत शानदार लिखा है और बहुत शानदार बोला है, और वो है जोगीदास खुमाण और वजय सिंह जी के बारे में। जोगीदास खुमाण बारोटिया थे, मीन्स जिन्होंने अपनी ज़मीन को और अपने सामान को और अपने आसपास की छोटे से राज्य को पाने के लिए संघर्ष किया। पर उस संघर्ष से बड़ी चीज़ है भावनगर महाराजा और
जोगीदास खुमान के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद भी उनकी दूसरी स्त्रियों के बारे में उनका सम्मान, आपस के अंदर एक दूसरे के लिए इतना रेस्पेक्ट होना, या एक दूसरे के फैमिली में अपने सर के बाल देना और एक दूसरे के ऊपर इतना समर्पित हो जाना, ये ऐसे एग्जाम्पल बिरले मिलते हैं। और जब भी मैं ईश्वरदान गढ़वी को इस विषय पर सुनता हूँ तो मेरे जो शरीर के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। और आज भी भावनगर में कहा जाता है कि जब किसी चीज को आपको नहीं लेना हो तो फाइनली वो कहते हैं कि हवे कुंडला नहीं खपे, मीन्स अब मुझे कुंडला की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों के बीच में तनातनी के बाद फाइनली जब उनका सेटलमेंट हुआ तो लगा कि अब हमें कुंडला नहीं चाहिए और वापस जोगीदास खुमान को कुंडला में एस्टैब्लिश किया गया। मैं भावनगर इतने साल रहा, मेरी उन सारी यादों में, मेमोरीज में मैंने देखा कि लोक जनमानस में जिनका नाम हमेशा अमिट रहा है वो है भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। 1919 में वो भावनगर के महाराजा बने, अल्पायु में वो राजगद्दी पर चढ़े, पर जो उन्होंने काम किया वो भावनगर की जनता आज भी उन्हें दिल से याद करती है और भावनगर का बच्चा बच्चा और गोहिलवाड़ का बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है। उन्होंने 1932 में भावनगर में भाव सिंह जी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराया, जो एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में आज भी गुजरात के अंदर अग्रणी है। उन्होंने उस टाइम पे ग्राम सभाओं का, मीन्स विलेज कमिटीज बनाई। उन्होंने उस टाइम भावनगर की खुद की एक धारा सभा बनाई, जैसे कह सकते हैं कि एक असेंबली, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। कृष्ण कुमार सिंह जी ने बहुत सारे काम किए। उनमें से एक और है कि ब्राजील उस टाइम पे डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, तब उन्होंने गिर की गायों की जोड़ियां उन्हें डोनेट की और ब्राज़ील में गिरोलैंडो नाम की एक नई नस्ल वहाँ तैयार की गई जिसने 80% डेयरी सप्लाई का काम किया। इसीलिए ब्राज़ील की जो पार्लियामेंट है उसके पास महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का स्टैचू लगा है। और ब्राजील की सरकार आज भी उस नोटेबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को याद रखती है। आज भी उस कृष्णा गाय की तस्वीर ब्राजील के सिक्कों पर छपी हुई है। ब्राजील आज भी कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल के उस कंट्रीब्यूशन को याद करता है और सेल्सो गार्सियास का ग्रैंडसन आज भी ब्राजील की गायों को देखकर हाथ जोड़कर बोलता है, केम छो, मजामा। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के इस योगदान के कारण एक चीज और मानी जाती है कि वो बहुत बड़े प्रजा प्रेमी थे और प्रजा वत्सल थे। उन्होंने अपनी लाइफ में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, रेलवे को लाने के लिए, लोगों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और आम गरीब आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए कृष्ण कुमार सिंह जी ने बहुत सारे कामकाज किए। 1948 में जब इंडियन डोमिनियन लगभग बन रहा था, लेकिन आज़ादी के दिन सबसे पहले यदि अपना राज्य किसी को भारतीय संघ में यदि सम्मिलित करवाने के लिए किसी ने सौंपा तो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे। उन्होंने गांधी जी के चरणों में ले जाकर भावनगर का जो राज्य है वो समर्पित कर दिया कि ये भारत के लिए उपयोगी रहेगा। वो कुछ समय तक सौराष्ट्र के उप राज्य प्रमुख बने रहे, कुछ 4-5 साल तक वो मद्रास में वहाँ के गवर्नर बनकर गए और वापस भावनगर पधार गए। उनकी जो फैमिली है या उनकी जो हिस्ट्री है, मैं जो लेट राजमाता साहिबा है जो करौली की प्रिंसेस थी, मैं उनसे मिला। उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है आज की डेट में उनकी फैमिली में प्रिंस जयवीर सिंह गोहिल हैं और बाकी उनके फैमिली के मेंबर्स हैं जो उन सारे पॉजिटिव कामों को करने के लिए उद्यत रहते हैं जो उनकी फैमिली के लेगेसी में हमेशा रहा है।